तो नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। हमारे करीब करीब 30 नए प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स आ गए हैं, कुछ बिल्कुल आने वाले हैं और कुछ बिल्कुल रास्ते में हैं। तो इन नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले थोड़ा अपनी स्किन के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब तक हम स्किन के बारे में नहीं जान जाते तब तक हमें स्किन केयर में अप्लाई क्या करना है, किस तरह से करना है, किसको किसको क्या क्या देना है, किस तरह से देना है, बताना कैसे है, इसके बारे में अंदाजा नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्किन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, स्किन जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन होता है। क्योंकि 5 सेंस ऑर्गन होते हैं टोटल हमारे पास। एक सेंस ऑर्गन होता है हमारा हमारे कान, जिससे हम सुनते हैं, आंख जिससे हम देखते हैं, नाक जिससे हम सूंघते हैं, जबान जिससे हम बोलते नहीं है, चाटते हैं, उससे टेस्ट मिलता है हमें जबान से। तो टेस्ट को भी एक सेंस ऑर्गन कहा जाता है। इसके अलावा हम जब छूते हैं किसी चीज को तो टच कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उसको भी एक सेंस ऑर्गन कहा जाता है। तो ये जो हमारी त्वचा है वो अलग अलग जगह पर छू करके चीजों को पता लगा सकती है कि ये चीज क्या है। या सूंघ के पता लगाते हैं, देख के पता लगाते हैं, सुन सुन के पता लगाते हैं, या टेस्ट करके पता लगाते हैं। ये 4-5 हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अभी मूल तौर पे बात ऐसी है कि अगर हमारा वजन 100 kg है तो 12 से 15 kg स्किन है। यानी कि आपका वजन चाहे जितना भी हो, 12 से 15% वजन जो है, जो आपकी स्किन का है। यानी कि 15% के करीब आपकी स्किन का वजन होता है हमारे शरीर में। लेकिन हम जब खाना शरीर को देते हैं तो उसमें से सिर्फ 3 से 5% ही शरीर को खाना, स्किन को खाना मिल पाता है। जो 100% खाना हम खाते हैं वो खाना 100% स्किन को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको लिवर को भी देना होता है, किडनी को भी देना होता है, हार्ट को भी देना होता है, ब्रेन को भी देना होता है, और उसको सारी कोशिकाओं को भी देना होता है, हड्डियों को भी देना होता है, उसे नया ब्लड भी बनाना होता है। तो ये सारी की सारी चीजें उसे करनी पड़ती है। तो स्किन 15% होने के बाद भी उसको खाना सिर्फ 3 से 5% ही मिलता है। बहुत नाइंसाफी है ना? क्योंकि वजन 15% और खाना सिर्फ 3%, 5%, तो ये तो कम मिलेगा खाना। और कम मिलेगा तो स्किन कुपोषित रहेगी, और कुपोषित रहेगी तो उलझी उलझी सी या डल सी या मतलब ज्यादा उम्र दराज लगेगी। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले लोग आपका चेहरा देखते हैं। सबसे पहले लोग आपको आपका ये जो आपका शोरूम है उसको देखते हैं। कोई आपके बाएं पैर का दायां नाखून नहीं देखता है ना? सारे लोग आपका चेहरा देखते हैं। तो चेहरा आपका जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हमारे स्किन को खाना कम मिल रहा है तो हम उसको लोकली खाना दे सकते हैं, स्किन में अप्लाई करके। मतलब स्किन में जो भी हम लगाते हैं वो स्किन को डायरेक्टली डायरेक्टली मिल जाता है, लेकिन जो हम खाते हैं उससे हाजमे के मतलब जो प्रक्रिया है हाजमे की, उस हाजमे के साथ होकर के स्किन के पास पहुंचता है। अभी क्या है कि आप अगर बाहर से स्वस्थ दिखना चाहते हैं तो आपको अंदर से स्वस्थ रहना जरूरी है। अंदर से जो आपकी त्वचा है, अंदर से जो आपका मतलब हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आप सामने से अच्छे दिख पाएंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामने से अच्छा दिखना। तो आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए शरीर के अंदर जो गंदगी होती है वो कभी कभी स्किन से बाहर निकलती है। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है गंदगी का शरीर से बाहर आने का तरीका सिर्फ मतलब स्टूल एंड यूरिन है। ऐसा नहीं है। आप देखिए, बहुत अलग अलग तरह के वेस्ट हमारे स्किन से निकलते हैं या हमारे अलग अलग जगह से निकलते हैं। आप देखेंगे कि आंख के इस जगह से, आंख के इस वाले जगह से भी वेस्ट निकलता है शरीर का। अच्छा, इसके अलावा नाक के अंदर से भी वेस्ट निकलता है शरीर का। इसके अलावा हमारे बगल से भी वेस्ट निकलता है, पसीना निकलता है, बाकी हॉर्मोन्स भी काफी सारे निकलते हैं। तो हमारे शरीर से भी काफी सारे वेस्ट निकलते हैं। अच्छा, कोई चीज है मान लीजिए जो शरीर नहीं निकाल पा रहा है शरीर से, तो वो क्या करता है? वो हमारे एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा निकालने की चेष्टा करता है। वो स्किन के ऊपर एक दाना सा हो जाता है, स्किन के ऊपर एक मुहासा सा हो जाता है, स्किन के ऊपर एक दाग धब्बा सा हो जाता है, और वो शरीर के नेचुरल एक्सफोलिएशन सिस्टम, शरीर का नेचुरल जो निष्कासन का तरीका है उसके जरिए पपड़ी बन के निकल जाता है। जब आपको कभी ब्लड क्लॉट होता है तो क्या होता है? ब्लड क्लॉट पहले फ्रेश रहता है, फिर नीचे नई चमड़ी आ जाती है, और ऊपर का जो खून का जमा हुआ हिस्सा है वो धीरे धीरे पपड़ी बन के निकल जाता है। ठीक उसी तरह से शरीर के अंदर अंदरूनी तौर पे अगर कुछ होता है, चाहे वो हॉर्मोन्स हो या कोई टॉक्सिन हो, वो भी शरीर स्किन के जरिए निकालता है, जिसकी वजह से कील मुहासे और भी बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को हो जाती है। तो ये शरीर के निष्कासन का तरीका है, शरीर के गंदगी को बाहर निकालने का एक अभिन्न तरीका है। तो आप समझिए कि अगर आपको कभी कोई कील मुहासे हुए या कुछ हुआ है तो आप शायद समझ लीजिए कि शरीर के अंदर हार्मोनल गंदगी या शरीर के अंदर टॉक्सिन वो शरीर से हर उस तरह से बाहर नहीं निकल के
वो आपके स्किन से या आपके त्वचा से बाहर निकलने की चेष्टा कर रही है। और स्किन बहुत ही कम्युनिकेटिव है, स्किन को देखकर ही पता चल जाता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं। पहले पहले जितने भी हकीम या वैद्य होते थे, वो लोगों का चेहरा देख के या लोगों की नाड़ी देखकर बता देते थे कि किसको क्या समस्या है। ठीक उसी तरह से स्किन को देखकर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लोगों को ये बताना बहुत आसान है। स्किन के ऊपर एक समय पर 10 करीब करीब 1000 से भी ज्यादा बैक्टीरिया विद्यमान होते हैं, 1000 से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी स्किन को धीरे धीरे खाते रहते हैं। आप देखिए, हम सांप की तरह तो अपनी स्किन को बदल नहीं सकते, लेकिन ये जो बैक्टीरिया हमारे स्किन के ऊपर होते हैं वो स्किन को खाने में मदद करते हैं और स्किन को, हमारी जो डेड स्किन है उसको खा लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि जो चेहरे पे झुर्रियां हैं वो क्यों पड़ती है। चेहरे पे झुर्रियां सूरज के कारण पड़ती है। सूरज की जो हानिकारक या सूरज की जो किरणें हमारे चेहरे पे पड़ती है उससे काफी ज्यादा नुकसान होता है स्किन का। गुरुत्वाकर्षण से नुकसान होता है, अगर कोई स्किन केयर के एप्लीकेशन का तरीका सही ना रखे तो भी नुकसान हो सकता है। जैसे कि अमूमन तरीका होता है अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में पहुंचने का, और अपने हाथ के ऊपर रगड़ना नहीं है क्रीम को, सिर्फ उंगलियों के बिल्कुल सिरों पे लगाना है, उंगलियों के टिप्स पे लगाना है किसी भी क्रीम को, और उंगलियों से आपको उसको गोल 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 घुमाना है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में आपको उसको घुमाना है। तो ये सही तरीका है स्किन केयर के एप्लीकेशन का। अगर आप कोई भी चीज अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऐसे अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में लगाएं। अगर आप सही तरीके से अप्लाई नहीं करते तो भी स्किन को डैमेज हो सकता है। फेशियल एक्सप्रेशन, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का चेहरा बनाते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन की जो मसल्स होती है वो खिंच जाती है और उसके अंदर झुर्रियां आ जाती है बहुत ज्यादा। स्मोकिंग की वजह से कोई अगर नशे का सेवन करता है तो उससे भी स्किन की जो एजिंग है वो बढ़ जाती है, स्किन का एजिंग का प्रोसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। तो ये सारी कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से एजिंग आ रही है। आप देखेंगे कि किसी भी महिलाओं को आंख के बिल्कुल पास में, आंख के यानी कि इस वाली जगह पर आंख के पास उनको मतलब झुर्रियां होती है, और आंख के बिल्कुल पास वो कोई मेकअप भी नहीं कर पाती, तो आंख के पास देखकर पता चल जाता है कि महिला की उम्र क्या है। तो यहाँ पर भी झुर्रियां होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के एजिंग के साइंस होते हैं। ये देखकर आप पता लगा सकते हैं कि एजिंग कितनी ज्यादा हो रही है। अब क्या है कि ये एक जगह पर जवान स्किन है और एक जगह पर बूढ़ी स्किन है। आप देख सकते हैं स्किन के 3 हिस्से हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जवान स्किन जो है उसमें हर चीज बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड है। आप देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली 3 चीजें होती हैं। कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है और हाइलुरोनिक एसिड होता है। कोलेजन बाउंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे स्प्रिंग में दबाएंगे तो स्प्रिंग वापस आपको बाहर फेंक देगा। ठीक उसी तरह से कोलेजन मतलब बाउंस, और इलास्टिन मतलब खिंचाव। जैसे हम रबर बैंड को खींचते हैं तो वापस अपनी जगह पर आ जाता है, वैसे ही मसल्स, वैसे ही स्किन, वैसे ही जो तत्व हमारे स्किन के अंदर भी होते हैं जो कि खींचने के बाद वापस जगह पर आकर बैठ जाते हैं। हाइलुरोनिक एसिड भी होता है। ये 3 चीजें हैं जो स्किन को जवान बनाते हैं। जैसे जैसे ये कमजोर पड़ने लग जाते हैं वैसे वैसे हमारी स्किन भी कमजोर पड़ने लग जाती है। आप देख सकते हैं कि जवान स्किन में ये जो सफेद सफेद रंग के जाले बने हुए हैं, ये कोलेजन और इलास्टिन के फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं। और ये जो नसें और धमनियां और सिराएं हैं, आप देखिए कि ये जो लाल रंग की जो नदी बह रही है, ये भी एल्डरली स्किन, यानी कि मतलब जो उम्र दराज लोग हैं उनकी स्किन में ये बहुत पतली हो गई है, और जवान लोगों की स्किन में ये बिल्कुल मोटी है। आप देखेंगे कि बैगनी कलर की एक एक लकीर है एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में, वो भी जो उम्र दराज लोग हैं उनमें कमजोर हो गई है। अब ये होता क्यों है, ये स्किन की एजिंग बढ़ती क्यों है, ये स्किन बुढ़ी होती कैसे है? ये 2 कारणों से होती है, एक आंतरिक कारण है और एक बाहरी कारण है। आंतरिक कारण क्या है, बाहरी कारण है क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आंतरिक कारण के ऊपर बात करते हैं। स्किन की एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, किसी की जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी स्किन का एजिंग का प्रोसेस भी बढ़ता चला जाता है। हार्मोन्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर किसी के हार्मोन्स उथल पुथल बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उसकी एजिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है। जेनेटिक्स, यानी कि किसी के बाप दादा या किसी की दादी या किसी की नानी में अगर एज के जेनेटिक्स अगर ऐसे हैं कि उम्र से ज्यादा जल्दी कोई किसी के सिर के बाल चले जाते हैं, उम्र के पहले किसी को झुर्रियां आ जाती हैं, उम्र के पहले किसी को उम्र दराज महसूस होता है, और कोई कोई उनकी जगह पे होते हैं जो ज्यादा उम्र के होने के बाद भी कम उम्र के नजर आते हैं। तो जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। सीबम प्रोडक्शन, सीबम एक स्किन के अंदर एक सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो स्किन के दूसरी और तीसरे सतह के दूसरे लेयर और तीसरे लेयर में होते हैं अमूमन। ये आपको सिबेशियस ग्लैंड्स के बारे में भी अलग ट्रेनिंग में आपको डिटेल में बताएंगे। इससे वैक्स तैयार होता है और इससे एक ऐसी चीज तैयार होती है, आप कभी भी देखेंगे कि आप मोबाइल को अगर बिल्कुल साफ कर लेंगे
और साफ करके जब आप स्किन के ऊपर ऐसे लगाएंगे ना, मोबाइल में बात करते समय आप गाल से चिपकाते होंगे मोबाइल को, तो मोबाइल को गाल से चिपकाने के बाद जब आप मतलब मोबाइल को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि एक अलग तरह की परत जम जाएगी आपके आपके मतलब मोबाइल के स्क्रीन गार्ड के ऊपर या मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। आप देखेंगे कि एक एक धब्बा सा बन गया, एक एक तेल तेल जैसा या एक कुछ ऐसा बन गया। ये सेबेशियस ग्लैंड से निकलता है और आपके चेहरे पर ये हमेशा रहता है प्रोटेक्ट करने के लिए इसको। तो ये सेबेशियस ग्लैंड्स अगर ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे सीबम तो आपको दिक्कत आ सकती है, और बहुत कम प्रोड्यूस करने लगे तो भी दिक्कत आ सकती है। इसी की वजह से स्किन ज्यादा ऑयली या ज्यादा ड्राई हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं हम ही जाने अनजाने में बहुत सारे सितम करते हैं स्किन के ऊपर। आपने सुना होगा ना, मतलब प्यार में लोग एक दूसरे पे सितम करते हैं, वैसे हम भी अपने स्किन के ऊपर जाने अनजाने में सितम करते हैं। और ये सितम करने से क्या होता है कि स्किन जो है वो मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाती है, और वो सीबम प्रोडक्शन या तो बढ़ा देती है या तो कम कर देती है। बढ़ाने से भी एक अलग तरह की प्रॉब्लम होती है और कम करने से भी एक अलग तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। अभी एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या है? आंतरिक कारण तो हम जान गए कि स्किन की एजिंग के बढ़ने का आंतरिक कारण क्या है, पर बाहरी कारण क्या है ये भी समझते हैं। सन का एक्सपोजर एक बाहरी कारण हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये ट्रक ड्राइवर का काम करते थे, और ट्रक ड्राइविंग करते करते जिस तरफ सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ती थी वो वाला पूरा हिस्सा झुलस गया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो चेहरा झुलस गया है, ये चेहरा सूरज की वजह से झुलसा है। तो एक्सटेंसिव यानी कि बाहरी जो कारण है स्किन के झुर्रियां पड़ने के या स्किन की एजिंग के, वो सबसे पहला है सूरज की किरणें। दूसरा है कि अगर कोई कॉफी या चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, या कोई सिगरेट या गुटखा पान तंबाकू इस तरह की चीजें अगर ज्यादा सेवन करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या अगर सही तरीके का खाना नहीं खाते, अल्कलाइन खाना नहीं खाते, तो भी दिक्कत आ सकती है। अभी क्या है कि अगर हम स्किन को थोड़ा बेहतर तरीके से समझें, तो ये जो मैंने अभी आपको स्किन के मोबाइल पे दिखाया ना, कि ये जो एक मतलब एक छप छप जाता है कुछ चेहरा सा, मतलब एक मतलब कुछ एक जैसे आप कान में लगाते हैं तो लगाने के बाद एक 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 चीज सी आ जाती स्पॉट है। स्पॉट स्पॉट बन जाता है सर। जी, स्पॉट बन जाता है। तो ये जो स्पॉट बनता है ये स्किन का एक प्रोटेक्टिव लेयर है, स्किन का एक रक्षा कवच है। अब ये रक्षा कवच में होता क्या है? लैक्टिक एसिड होता है, सॉल्ट होता है, फैटी एसिड होता है, और अलग अलग तरह के स्किन के एसिड्स होते हैं। अब ये एसिड क्यों होते हैं? एसिड इसलिए होते हैं कि ताकि स्किन को अब बचा सके। सिबेशियस ग्लैंड जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये प्रॉपर पीएच को मेंटेन करने में मदद करती है, यानी कि स्किन की एसिडिटी और बेस को बैलेंस करने के लिए मदद करती है। अभी प्रोटेक्टिव जैकेट की जरूरत क्यों है? वो इस वजह से है क्योंकि स्किन में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरस, तरह तरह की चीजें शरीर को अटैक करते हैं। और जितना अच्छा ये प्रोटेक्टिव जैकेट रहेगा, जितना अच्छा ये प्रोटेक्टिव लेयर रहेगा, उतना ही अच्छा स्किन मतलब इनसे रक्षा रक्षा अपनी कर पाएगी, बैक्टीरिया से, वायरस से या अलग अलग चीजों से अपनी सुरक्षा कर पाएगी। अभी क्या है कि ये प्रोटेक्टिव जैकेट जो है, हम चेहरा बार बार धो के या अलग अलग तरह के रासायनिक प्रोडक्ट का मतलब रासायनिक उत्पादों का इस्तेमाल करके अपने चेहरे के इस प्रोटेक्टिव लेयर को बर्बाद कर देते हैं। और जब हम बर्बाद कर देते हैं तब तरह तरह की दिक्कतें आ सकती है। अब बहुत सारे तरह के पोल्यूशन, केमिकल या अलग अलग तरह की चीजें, ये जो स्किन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसको बिगाड़ देते हैं। इस वजह से हमें खासा सतर्क रहना चाहिए कि किस तरह का प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, अपने चेहरे पर क्या लगाएंगे। इस चीज के लिए हमें खासा सतर्क रहने की जरूरत है। अब पीएच क्या होता है ये भी जान लेते हैं। आपने बहुत सुना होगा, पीएच वैल्यू बहुत हाई है, पीएच वैल्यू बहुत कम है। तो ये पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अभी पीएच की जो वैल्यू होती है वो एसिडिटी या अल्कलाइनिटी का मेजरमेंट होती है। ये मेजरमेंट से ही पता चलता है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है, या एसिड की प्रबलता कितनी ज्यादा है, या बेस की या अल्कली की प्रबलता कितनी ज्यादा है। इसकी मेजरिंग स्केल होती है 1 से लेकर 14 तक। जैसे हम परीक्षा देते हैं तो 1 से लेकर 100 नंबर तक होते हैं, या कोई टेस्ट देते हैं तो 1 से 10 या 1 से 20 नंबर तक का टेस्ट होता है। ठीक उसी तरह से इसकी स्केल में 114 तक होता है। 14 ज्यादा कहा जाता है और 1 को कम कहा जाता है। जितना एक एक की तरफ होता है एसिडिक और 14 की तरफ होता है बेसिक। न्यूट्रल 7 होता है, बिल्कुल बीचों बीच। अब स्किन जो है उसको ज्यादा एसिडिक सुरक्षा की जरूरत है, ज्यादा एल्कलाइन सुरक्षा की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल न्यूट्रल और एसिडिक केयर की ज्यादा जरूरत है स्किन को, जिसकी वजह से आप देखेंगे
कि लेमन का जो जूस होता है, संतरे का जूस होता है, उसका पीएच होता है 2.3, यानी कि उसमें सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। आप वो चखते हैं तो जैसा खट्टा सा लगता है ना, और वो खट्टा क्यों लगता है, वो सिट्रिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से लगता है। और ये आपके प्रोडक्ट के पीएच को बहुत कम कर देता है। और प्रोडक्ट का पीएच अगर बहुत ही कम हो जाए तो भी दिक्कत है, और बहुत ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, जिसकी वजह से आप देखेंगे आमतौर पे जितने भी फलों के छिलके होते हैं, उन छिलकों का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे टीवी में इश्तेहार भी देखेंगे जब, तो इश्तेहार में आप देखेंगे कि फलों के छिलकों का प्रयोग इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है। अमूमन पानी का जो पीएच होता है या वैल्यू होती है वो 7 होती है, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होती है। लेकिन हमारे स्किन का पीएच कितना होता है? स्किन का पीएच होता है 5 से लेकर 5.5 के बीच में। इसी वजह से अगर हम ज्यादा एसिडिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें, या अगर ज्यादा बेस वाला प्रोडक्ट, यानी कि 7 या 7 से 8, 9, 10, 11 ऐसे पीएच का अगर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें, तो हमारे स्किन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसके बारे में अभी अभी मैंने बताया और एक लाइव एग्जांपल भी बताया कि मोबाइल चिपकाने से गाल में जैसी एक छाप पड़ जाती है, मोबाइल की एक गाल की छाप जैसे पड़ जाती है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो जो प्रोटेक्टिव मेंटल है, उसको डिस्टर्ब कर देता है अगर आप ज्यादा से ज्यादा पीएच वाला साबुन यूज करें या स्किन केयर का प्रोडक्ट यूज करें। अब जो हम मार्केट में साबुन लेते हैं, उसका पीएच अमूमन 10-11 होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इस वजह से उसको चेहरे पर लगाने के लिए मना किया जाता है कि अगर आप उसको चेहरे पर लगाएंगे तो आपका जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये जो आपका एक अलग सा मतलब ये जो छाप पड़ी थी आपकी, वो पूरी की पूरी धुल जाएगी। और वो पूरी की पूरी अगर धुल जाए, ज्यादा से ज्यादा अगर उसको कुरेद कुरेद के निकाल दिया जाए, तो इससे आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन रेनेटस नोवास्टीन सोप जो है, उसका पीएच बिल्कुल 7 के आसपास का है, जिसकी वजह से आपके स्किन को ये नुकसान नहीं पहुंचाता और आप इसको चेहरे पर भी लगा सकते हैं। तो ये आप देखिए, ये एक स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक बनाया हुआ है, जिसमें 1 जो है वो एसिडिक है और 14 जो है वो अल्कलाइन या बेसिक है, जिसमें 5.5 स्किन का पीएच है। और जो नॉर्मल मार्केट में साबुन मिलते हैं उसका पीएच जो है 9 से 11 के बीच में है। अब अगर आप मार्केट के सोप और एवोकाडो सोप के बीच में, हमारा जो नोवास्टीन सोप है, उसके बीच में अगर फर्क किसी को बताना होगा तो यही फर्क आप बता सकते हैं कि मार्केट का सोप जो है 9 से 11 के पीएच का होता है, और हमारा जो नोवास्टीन सोप है वो 7 के पीएच के आसपास है, जिसकी वजह से ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता और शरीर की देखभाल बेहतर से बेहतर कर पाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को चर्म रोग में नोवास्टीन सोप से बहुत फायदा मिला। वो इसीलिए मिला क्योंकि इसका पीएच बिल्कुल 7 है और ये स्किन के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है, स्किन के एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट को बढ़ाने में मदद करता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और चीज ऐड कर देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये स्केल है। अगर किसी की ऑयली स्किन है, अगर बहुत ज्यादा ऑयली है स्किन, तो उनको अल्कलाइन, तो उनको सोर प्रोटेक्शन की जरूरत है। ऑयली स्किन में सोर प्रोटेक्शन यानी कि अल्कलाइन प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो आप उनको रेनेटस फेस वॉश, रेनेटस हैंड वॉश दे सकते हैं हाथों के लिए, अगर ऑयली हैंड्स हैं तो। अगर आप नोवास्टिन सोप देते हैं तो फेस और बॉडी दोनों के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी की ड्राई स्किन है तो उनको अल्कलाइन केयर की तो उनको अल्कलाइन केयर की जरूरत है। एक मिनट, क्लीन विद सोर, टू सोर, क्लीन विद अल्कलाइन, क्लीन विद सोर, ओके, क्लीन विद सोर, सोर, अल्कलाइन, ओके। तो उनको अल्कलाइन की जरूरत है। ड्राई स्किन अल्कलाइन होती है। अभी बात नहीं कर सकता, ट्रेनिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ट्रेनिंग में हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी स्किन बेसिकली अल्कलाइन है और उसे सोर प्रोटेक्शन की जरूरत है। और ऐसे में आप रेनेटस एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी क्लेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नोवास्टिन सोप को बॉडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी अलग अलग चीजें हैं जो मैं आपको लंबे समय में बताऊंगा कि ड्राई स्किन के लिए क्या इस्तेमाल करना है और ऑयली स्किन के लिए क्या इस्तेमाल करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये भी एक स्केल है जिसमें आपको एक अंदाजा लगेगा कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा एसिडिक या कितनी ज्यादा बेसिक होती है। हमारे शरीर के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं उसका पीएच 2 होता है, यानी कि बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होता है वो। टमाटर का जो रस होता है वो उसका पीएच बिल्कुल 4 होता है। यूरिन जो है उसका पीएच 5 होता है। पानी का पीएच 7 होता है। हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होता है।
हैंड सोप जो होता है उसका पीएच 9 से 10 होता है, और ब्लीच जो घर में इस्तेमाल किया जाता है उसका पीएच 12 होता है। तो ये एक पीएच की स्केल है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना, कैसे और किस तरह से ये मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। अब चलिए हम लोग अपने प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि प्रोडक्ट से किस तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप देखेंगे कि रेनेटस फेस वॉश एक ऐसा फेस वॉश है जो कि कुदरती तौर पे बना हुआ है, आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुर्वेदिक स्किन केयर के अंदर ये अंतर्गत आता है। और इसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मैंगोस्टीन, अश्वगंधा, ब्रह्मी, जैकफ्रूट, तुलसी, आंवला। ये सारे इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से ये शरीर को कुदरती केयर देता है, कुदरती इसकी देखभाल देता है। और साथ ही साथ स्किन का जो प्रोटेक्टिव जैकेट है, स्किन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको उखाड़ के बाहर नहीं फेंकता, उसको नरिश करता है, उसको क्लीन करता है, उसको इनसाइड आउट क्लीनिंग करता है। तो ये क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से होती है और स्किन के दूसरे लेयर से भी ये क्लीन कुछ हद तक करने के लिए कामयाब कामयाब है, कारगर है। तो आप इस फेस वॉश का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं और ये डीप क्लेंजिंग और प्योर हाइड्रेशन देता है आपको, और इससे स्किन को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इसमें और भी काफी सारे तरह के बैलेंसर्स मौजूद हैं और भी काफी सारे तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। स्क्रब हम क्यों करते हैं? स्क्रब हम करते हैं अपने स्किन को बढ़िया रखने के लिए। और निचली जो स्किन है, आप देखेंगे, आप कभी किसी को छिल जाता है, स्किन छिल जाती है, तो एक सफेद सफेद सी स्किन बाहर आ जाती है, वो हमारी उजली त्वचा होती है, वो हमारी अंदर वाली त्वचा होती है। अब स्क्रब करने का मकसद ये है कि बाहरी जो त्वचा है, बाहरी जो लेयर है, उसको घिस दिया जाए या उसको मतलब कुछ ऐसा इरोड कर दिया जाए ताकि निचली वाली जो त्वचा है, उजली वाली जो त्वचा है, वो सामने आ जाए और हम गोरे लगे, हम ज्यादा आकर्षक लगे। तो रेनेटस का फेस स्क्रब जो है वो बिल्कुल नेचुरल है। आमतौर पे मार्केट में जो स्क्रब मिलते हैं वो उसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसके जो कण होते हैं, वो तिकोने होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आपके पूरे चेहरे को घिसते नहीं है, छील देते हैं पूरा का पूरा। और छीलने के बाद आपका चेहरा पहले दिन गुलाबी लगता है, दूसरे दिन भूरा लगता है और तीसरे दिन काला हो जाता है। लेकिन अगर आप रेनेटस के फेस स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं तो फेस स्क्रब में, क्योंकि प्लांट के बीजों का, फलों के बीज मौजूद है और बीज से इसका स्क्रबिंग होता है, जिसकी वजह से वो बीज पूरे घिस जाते हैं और पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है स्किन उसको। तो जिसकी वजह से इसमें किसी भी तरह का कोई भी नुकसानदेह इंग्रेडिएंट नहीं है। और ये आपके स्किन को नरिश भी करते हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं, आपकी स्किन को पोषण भी देते हैं और साथ ही साथ स्क्रबिंग भी करते हैं, जो कि आप आमतौर पे बाहर से भी करते आए हैं, वो अब आप हमारे रेनेटस के फेस स्क्रब से कर सकते हैं। फेस टोनर का दो काम होता है। एक तो आपके स्किन के अंदर जो जमी हुई गंदगी है, चिकनाई है, उसको बाहर निकालना। और साथ ही साथ दूसरा काम ये होता है कि आपकी त्वचा खिंची खिंची और तनी तनी महसूस हो। बहुत सारे लोगों की एज के साथ साथ स्किन जो है लटक जाती है, या स्किन मतलब बहुत ढीली ढीली महसूस होती है। जैसे बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, वो भी स्किन के खिंचा खिंचा रहने के लिए अलग अलग तरह की मतलब सप्लीमेंट्स लेते हैं, अलग अलग तरह की सर्जरी करवाते हैं। वैसे ही आप फेस टोनर का इस्तेमाल करते हैं अगर रेनिटस के, तो आपके शरीर के स्किन के ऊपर थोड़ा खिंचाव आ जाएगा और वो मतलब बिल्कुल ढीली ढीली और बिल्कुल उम्र दराज नहीं महसूस होगी। आपके जो झुर्रियां हैं वो भी काफी हद तक धीरे धीरे इसके रेगुलर इस्तेमाल से कम हो सकती हैं और आपको बहुत फायदा इससे मिलेगा। और बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। आप भी क्लेंजिंग एंड टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं अगर इसी इसी को आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। तो 1 से 2 महीने के अंदर आपकी त्वचा जो है खिंची खिंची महसूस होगी और आपको ढीली ढीली और झुर्रियां वाली स्किन से छुटकारा मिल सकता है धीरे धीरे। फेस सीरम, आप देखिए कि 3 तरह की चीजें होती है स्किन में लगाने वाली। एक होती है सीरम, एक होती है जेल और एक होती है क्रीम। क्रीम जो है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है, और सीरम जो है बहुत ज्यादा पतली होती है। अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो उसको सीरम देते हैं, अगर किसी की स्किन ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, उसको थोड़ी बहुत केयर की जरूरत है, तो उसको क्रीम देते हैं। और अगर आप कोई बीच का प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो आप जेल दे सकते हैं। लेकिन जेल अमूमन जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनको जेल देने से बहुत चिपचिपा महसूस होने लगता है, क्योंकि उनकी स्किन पहले से ही चिपचिपी थी। अभी फेस सीरम में क्या है कि आपके स्किन में अगर झाइयां हो गई है, अगर आपके कील मुहासे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है चेहरे पर, या आपके चेहरा बहुत ज्यादा डल, बहुत ज्यादा मुरझाया और बहुत ज्यादा मतलब पुराना लगता है, बहुत ज्यादा उम्र दराज लगता है, उसमें झुर्रियां बहुत ज्यादा है, तो आप फेस सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये फेस सीरम में बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जिसकी वजह से इसको प्राकृतिक आयुर्वेदिक स्किन केयर के एप्लीकेशन के श्रेणी में लेकर के जाया गया है। तो ये फेस का सीरम आपके स्किन को पोषण देगा, वो पोषण जो कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि आपकी त्वचा को सिर्फ 2 से 3%, 4% ही आपकी स्किन को मिल पाता है खाना। खाना है 15% पूरे वजन में, लेकिन खाना मिलता है 3 से 5%। तो इस खाने की भरपाई को करने के लिए आप इस तरह के सीरम का, इस तरह के क्रीम का और इस तरह के जेल का प्रयोग करेंगे तो स्किन को डायरेक्टली खाना मिलेगा और स्किन हेल्दी रह पाएगी, स्किन मुलायम रह पाएगी और स्किन लंबे समय तक उम्र दराज नहीं महसूस करेगी। तो ये कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। एलोवेरा है इसके अंदर, नीम है, मैंगोस्टीन है, टर्मरिक है, तो आलमंड है। फेस मॉइस्चराइजर, फेस का मॉइस्चराइजर अलग होता है, बॉडी का मॉइस्चराइजर अलग होता है, क्योंकि फेस की स्किन बाकी के पूरे शरीर की स्किन से बहुत पतली होती है और पतली स्किन के ऊपर अलग तरह की चीज हमें लगाने की जरूरत है, नहीं तो उसके लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो आप देखिए कि पानी बहुत ही पतला होता है, लेकिन पानी आपकी स्किन के अंदर जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? पानी पतला होने के बाद भी आपकी स्किन में नहीं जाता। क्यों? आप देखेंगे कि अगर आप नहाने जाएंगे 70 kg के और आप अगर पानी अंदर जाता तो आप बाहर निकलेंगे 75 kg के या बाहर निकलेंगे 80 kg के, क्योंकि जो आप पानी डालेंगे वो जैसे रुई सोख लेती है पानी को, वैसे आपका शरीर भी पानी सोख लेगा अगर, तो आपका वजन बढ़ जाएगा। लेकिन पानी इतना पतला होने के बावजूद भी आपकी स्किन के अंदर नहीं जाता। और रेनेटस का जो फेस मॉइस्चराइजर है या एलोवेरा जेल है या उसके फेस का जो सीरम है या बॉडी सीरम है, उसके अंदर क्या खास बात है, उसके अंदर कुछ इमोलेंट्स हैं और उसमें नैनो टेक्नोलॉजी की से कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स के कणों को इतना छोटा बना दिया गया है कि जब हम स्किन में लगाते हैं तो स्किन में ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के प्रोसेस से स्किन उसको सोख लेती है और सोख करके अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी जो न्यूट्रिशन की नीड्स है उसको पूरा कर लेती है। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि स्किन को, जिसकी स्किन खासी ड्राई होती है या किसकी स्किन में बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, उनको फेस मॉइस्चराइजर हम दे सकते हैं। आप देखेंगे नाइट क्रीम, रात को जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे स्किन की रिपेयरिंग होती है। अगर आप नाइट क्रीम लगाकर रात को सोते हैं तो आपके स्किन की रिपेयरिंग बहुत अच्छी तरह से होगी और आपके स्किन को जो रात को सोते वक्त चाहिए वो अगर आपकी स्किन को आपके रात में अगर आप चेहरे को देते हैं तो आपका चेहरा तरोताजा रहेगा और आपके चेहरे में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत लंबे समय में नहीं हो पाएगी। इसके अलावा सनस्क्रीन, सूरज की धूप से अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि क्या क्या मतलब क्या क्या अजाब हो सकता है, क्या क्या मतलब बहुत गहरा नुकसान हो सकता है। इस अजाब से बचना चाहें, इस अगर सूरज की मतलब अगर नुकसान से बचना चाहें तो सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हैं। सनस्क्रीन लोशन एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है जो सूरज की किरणों के होने वाले नुकसान को आपके चेहरे पर होने से बचाता है। इसके अंदर पपीता, इसके अंदर अश्वगंधा, मैंगोस्टीन, आलमंड यानी कि बादाम, व्हीट ग्राम, कोकम, कोकम का बटर और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि आपकी स्किन को सूरज की धूप से बचाती हैं, सूरज की धूप से होने वाले नुकसान से बचाती है। आप देखेंगे कि आपके चेहरे की जो त्वचा है वो बहुत ही सॉफ्ट है और आपके हाथ की और पूरे बॉडी की त्वचा अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की है। आप देखेंगे ये त्वचा बिल्कुल अलग है और ये जो जगह है वो बहुत हार्ड है। आपको अगर कभी भी हमारे प्रोडक्ट का डेमो देना हो किसी को तो आप एक हमारा प्रोडक्ट लगाइए इस कोहनी पर और मार्केट में मिलने वाला प्रोडक्ट लगाइए इस कोहनी पर, फिर 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा किसी से बात कीजिए और आधे घंटे बात करने के बाद किसी को कहिए यहाँ छूने के लिए और फिर उनको कहिए यहाँ छूने के लिए। उनको अपने आप हमारे प्रोडक्ट में और मार्केट के प्रोडक्ट में अंतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी त्वचा पर लगाया है। इस वजह से वो एहसास कर पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से किस तरह से बेहतर है। तो ये एक डेमो का तरीका है, क्योंकि ये थोड़ी रूखी रूखी त्वचा है, ये रूखी जगह है, तो आप यहाँ, और ये अमूमन ड्राई रहती है, तो आप इस तरह की कोई भी मॉइस्चराइजिंग वाली चीज अगर यहाँ लगाएंगे तो उसका फर्क आपको, उसका जो इफेक्ट है आपको तुरंत ही देखने को मिलेगा। तो हैंड एंड बॉडी लोशन आप हाथ में और पूरे बॉडी में लगाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो लोग वैक्सिंग करते हैं, जो महिलाएं वैक्सिंग करती हैं, तो उनके मतलब स्किन में वैक्सिंग करने की वजह से तरह तरह के इन्फेक्शन या तरह तरह के दाने या तरह तरह के एलर्जीज हो जाती हैं। तो अगर बॉडी लोशन का इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी लोशन के इस्तेमाल से उनके स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, स्किन को खाना मिलता रहेगा, स्किन को नरिशमेंट मिलता रहेगा, स्किन को पोषण या न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और स्किन कभी भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं महसूस होगी। बहुत सारे लोगों के
यहाँ तक अलग अलग कलर रहता है और ऊपर में अलग कलर रहता है, वो लोग भी इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उनके हाथ जो है बिल्कुल सही तरीके से नजर आएंगे। तो हैंड एंड बॉडी लोशन का इस तरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी क्या है, अरोमा थेरेपी बोलकर एक थेरेपी होती है वर्ल्ड में, आप कभी गूगल कर सकते हैं अरोमा थेरेपी के बारे में। तो हमारा जो बॉडी मिस्ट है उससे अरोमा थेरेपी भी हम कर सकते हैं। हमारे जब हम सुगंध किसी भी तरह की लेते हैं तो वो सुगंध सीधा हमारे फेफड़ों के जरिए हमारे ब्रेन में जाती है, फेफड़े में एब्जॉर्ब होती है और उसके कण जो है हमारे ब्लड के साथ मिक्स होकर हमारे ब्रेन में जाते हैं। अलग अलग तरह की सुगंध अलग अलग तरह के रिएक्शन को लेकर आती है। कोई डोपामिन रिलीज करती है, आप देखेंगे कि कोई अगर कहीं मतलब गलत गैस पास कर देगा तो आपको बदबू महसूस होगी, उल्टी आएगी, या आपको खराब महसूस होगा। या अगर किसी की खुशबू बहुत अच्छी रहेगी तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी, आपका ब्रेन में एकदम अच्छा एहसास होगा, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी खुशबू का एहसास किया है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है किसी खुशबू को सूंघकर। तो ये खुशबू के कण हमारे ब्लड के साथ हमारे अलग अलग जगहों पर जाते हैं, हमारे स्किन में हमारे हॉर्मोन्स के अलग अलग तरह के सेक्रेशन को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इससे हम रिलैक्स फील कर सकते हैं, इससे हमें नींद अच्छी आ सकती है, इससे हम ज्यादा अट्रैक्टिव फील कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं ये। और इसमें बिल्कुल भी मतलब अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल नहीं होने की वजह से ये हमारे स्किन के ऊपरी सतह के नीचे बैठ जाता है। ऊपरी सतह के नीचे बैठने से आपको धीमी धीमी और भीनी भीनी सी खुशबू आती है आपके अंदर से। आपके इसमें अलग अलग तरह के कुछ फ्लेवर्स हैं, नरगिस फ्लेवर है, सैंडलवुड है, रोज का फ्लेवर है। तो ये बॉडी मिस्ट के तौर पे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको परफ्यूम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और परफ्यूम या डिओड्रेंट क्या करता है, ओडर को रोकता है, या एंटी पर्सपिरेंट्स होते हैं उसके अंदर जो कि पसीनों को बाहर निकलने नहीं देते। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो ये पसीने को तो बाहर निकलने देगा, लेकिन पसीने से होने वाली जो दुर्गंध है उस दुर्गंध को हमारे शरीर के अंदर हावी नहीं होने देगा। तो अगर दुर्गंध हावी नहीं होगी तो हमारे शरीर को मतलब किसी भी तरह से कोई भी बुरा नहीं कह पाएगा, या किसी लोग अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप देखेंगे कि अगर पूर्णिमा के दिन अलग तरह की सेंट यूज करनी चाहिए और अमावस्या के दिन अलग तरह की यूज करनी चाहिए, इसको लेकर एक बहुत ही डिटेल में ट्रेनिंग मैं करूंगा सिर्फ बॉडी मिस्ट को लेकर। वो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा। लेकिन वो सेशन अभी तैयार हो रहा है, जैसे जैसे ये प्रोडक्ट्स लॉन्च होते जाएंगे वैसे वैसे इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम बताते जाएंगे आपको। एलोवेरा जेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पतला होता है सीरम, उसके ऊपर होता है जेल, और उसके ऊपर होता है मॉइस्चराइज, उसके ऊपर होती है क्रीम। तो एलोवेरा जेल जो है खास करके ड्राई स्किन के ऊपर, या जो डैमेज स्किन है, या झुलसी हुई जो स्किन है उसके ऊपर खासा इसका प्रभाव पड़ता है। इसको हम फेस पैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तरह के एलोवेरा जेल के फेस पैक भी बना सकते हैं हम। तो इसका जो प्रयोग है आमतौर पे जिनकी ड्राई स्किन है या आमतौर पे जिनकी डैमेज स्किन है वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एपी लोशन का फुल फॉर्म है ऑल पर्पस लोशन। ये ऑल पर्पस लोशन आप डे डे क्रीम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में जो आपको क्रीम इस्तेमाल करनी है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से इसमें नेचुरल एसपीएफ है। तो कोई कोई अगर आपको कहेगा कि मुझे कोई भी एक ही क्रीम दीजिए तो आप उनको ऑल पर्पस क्रीम, ऑल पर्पस लोशन दे सकते हैं। तो ये लोशन काफी उनकी प्रोटेक्ट स्किन की प्रोटेक्शन भी करेगा, स्किन की कंडीशनिंग भी करेगा। अगर कोई मतलब कोई कहता है सिर्फ एक ही क्रीम चाहिए तो ये आप उनको डेफिनेटली दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर देखेंगे कि एलर्जी से बचने के भी काफी सारी चीजें हैं। हेयर क्रीम, बहुत सारे लोगों के हेयर भी बहुत डैमेज रहते हैं, तो हेयर को डैमेज से बचाने के लिए आप हेयर केयर की क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर केयर की क्रीम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो क्रीम बहुत थिक होती है, लंबे समय तक स्किन में लगी रहती है, आपके बालों पे लगी रहती है और बाल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। आमतौर पे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के बाल रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं, दो मुंहे बाल हो जाते हैं, उसकी शाइन चली जाती है। तो आप हेयर केयर की क्रीम जब अप्लाई करेंगे तो वो लंबे समय तक बालों में बनी रहेगी। जब आप शैम्पू करते हैं या जब आप कंडीशनर लगाते हैं तो आप ज्यादा लंबे समय तक उस कंडीशनर को अपने बालों पर रख नहीं सकते, ज्यादा लंबे समय तक उस शैम्पू को अपने बालों पर रख नहीं सकते। आपको थोड़ी देर के बाद पानी डाल करके साफ कर लेना पड़ता है। लेकिन आप हेयर क्रीम अगर लगाते हैं तो लंबे समय तक आपके हेयर क्रीम आपके बालों में लगी हुई रहेगी। और लंबे समय तक क्योंकि आपके बालों में लगी है इस वजह से लंबे समय तक उनको पोषण भी देती रहेगी, और लंबे समय तक उसको पोषण देकर उसको
मजबूत करती रहेगी। आप ठीक उसी तरह से देख सकते हैं, अगर बाल ज्यादा डैमेज्ड है तो आप सीरम देंगे, और बाल अगर कम डैमेज्ड है तो आप क्रीम देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रेनेटस का जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन में और जो हमारे बाकी के 9 प्रोटीन के फ्लेवर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें पीनट और पीनट्स होने की वजह से, और इसमें आपके और भी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे कि टर्मरिक है, कपी काचू जो है ये आपके थोड़ा मोटा होता है या फैट की प्रजाति का होता है। तो फैट जाती है कोई भी चीज होती है या फैट से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, तो आपके वो शरीर के वजन को बढ़ाने में काम आती है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को वेट गेन करना है लेकिन वेट गेन नहीं कर पा रहे, तो आप इस प्रोटीन को आप वेट गेन के लिए बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इससे वेट गेन उनका बहुत आसानी से हो सकता है, अगर वो एक सही रूटीन, एक सही डाइट और एक सही एक्सरसाइज का पैटर्न का इस्तेमाल करें तो। मोटा मोटा यही फर्क है इस प्रोटीन में और किसी भी और प्रोटीन में। हालांकि इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे आयुष मंत्रालय के द्वारा अप्रूव्ड है। ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन के तौर पे इसको दिया जा सकता है। और आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अपने मेडिसिन के तौर पे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। स्पैन देखेंगे तो आप आपके शरीर के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं अलग अलग टाइम पे, जो कुछ प्रजनन के लिए अच्छे होते हैं और कुछ प्रजनन के लिए अच्छे नहीं होते। कुछ सेक्स के लिए अच्छे होते हैं, कुछ सेक्स के लिए अच्छे नहीं होते। तो स्पैन जो है आपके सेक्स के लिए जो हॉर्मोन्स अच्छे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करता है, ज्यादा से ज्यादा तैयार करता है आपके शरीर के अंदर, तैयार करने में शरीर की मदद करता है। और सेक्स के लिए जो अच्छे नहीं है हार्मोन, जैसे कॉर्टिसोल अच्छा नहीं है, जैसे मतलब बहुत ज्यादा तनाव अच्छा नहीं है शरीर के लिए, तो उस तनाव वाले हार्मोन को कम करता है, जिससे आपका जो स्पैन है, जो आपको सेक्सुअल ड्यूरेशन है, आपका जो सेक्स करने का जो अंतराल है वो बढ़ जाता है। और ये जब बढ़ जाता है तो आपको ये प्रोडक्ट नॉर्मली हेल्थ को प्रमोट करने में भी मदद करता है, ना सिर्फ सेक्सुअल पावर्स को बढ़ाने में। तो नेक्सस ड्रिंक्स के बारे में अगर बात करें तो बच्चे आजकल बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्रिंक्स पीते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो चाहे कुछ भी हो। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने बताया है कि वो जो कोल्ड ड्रिंक वो मार्केट की पीते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल टॉयलेट क्लीनर के बराबर है, वो टॉयलेट क्लीन करने के बराबर है। और वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं जिसकी वजह से आपके शरीर को डिहाइड्रेट करती हैं। ये जो नेक्सस ड्रिंक्स हैं ये अलग अलग फ्लेवर्स में हमारे पास मौजूद है, जिसमें हनी फ्लेवर है, लीची फ्लेवर है, इसके अलावा जिंजर फ्लेवर है, और मैंगो फ्लेवर है, और इस तरह के, अच्छा ये मैंगो फ्लेवर के अंदर भी आएगा। तो ये सारे फ्लेवर्स होने की वजह से ये क्या करेगा कि ये आपको डाइटरी फाइबर भी देगा, आपको हाइड्रेट भी करेगा, आपको टॉनिक का भी काम करेगा, और इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन का भी काम करते हैं। जैसे कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हैं, जैसे कि मैंगोस्टीन, अश्वगंधा, ब्रह्मी, जैक फ्रूट, तुलसी, आंवला, इसमें बादाम है, और भी काफी सारी चीजें हैं, वाटरमेलन है, पोमीग्रेनेट है, जिसको कि अगर आप आम तौर पे खरीदने जाएंगे तो अनार बहुत महंगा मिलता है, या वाटरमेलन या आलमंड या इस तरह से मैंगोस्टीन या अश्वगंधा आप लेंगे तो बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। लेकिन हमने टेक्नोलॉजी की मदद से, नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इसको बायो फॉर्म में रखा है, और नैनो इनकैप्सुलेशन भी है इसके अंदर, जो कि आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। इस चीज की ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है, और इस चीज के ऊपर जो जर्नल है वो भी बहुत ही जल्दी आपके पास मौजूद हो जाएगा। तो ये जो नेक्सस ड्रिंक है बच्चों के लिए भी अच्छी है और हमारे लिए भी अच्छी है। तो ये जो गर्मियां आ रही है उसमें हम अलग अलग तरह की ड्रिंक्स ना पी के अगर हम नेक्सस ड्रिंक्स का सेवन करें तो इससे हमारे शरीर को फाइबर भी मिलेगा, हमारा हाजमा भी मजबूत होगा, हमारा लिवर भी मजबूत होगा, हमारे शरीर को हाइड्रेशन भी मिलेगा, और किसी भी तरह का होने वाला नुकसान जो आमतौर की चीनी भरी हुई ड्रिंक से होता है वो भी नहीं होगा। तो ये नेक्सस ड्रिंक इस वजह से हम बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लिम पाउडर क्या करता है? स्लिम पाउडर भी हमारे शरीर के अंदर लिवर को मजबूत करता है, हमारे फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, और साथ ही साथ ये हमारे शरीर के अंदर लेप्टिन और घ्रेलिन को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। लेप्टिन जब सेक्रेट होता है शरीर से तो शरीर के अंदर भूख लगती है, और घ्रेलिन जब सेक्रेट होता है शरीर के अंदर तो भूख मिटने का एहसास होता है। तो जब घ्रेलिन जब आप खाना खाते हैं, जब आपने खाना खाने के पहले ही स्लिम पाउडर ले लिया है, खाना खाने के पहले खाने का है यह स्लिम पाउडर, तो जब आप खाना खाने के आधा घंटे पहले या 45 मिनट पहले स्लिम पाउडर को ले लेते हैं, तो उसके बाद जब आप खाना खाते हैं तो आपको मतलब 80% खाना खाने के बाद ही आपको लगेगा कि भूख मिट गई।
तो आपको ओवर ईटिंग नहीं होगी। जब आपकी ओवर ईटिंग नहीं होगी तो आपका जमा हुआ जो फैट है, मतलब नया फैट शरीर के अंदर नहीं बनेगा। और अगर नया फैट शरीर के अंदर नहीं बनेगा तो शरीर के अंदर जो पुराना बना हुआ फैट है, उस फैट को इस्तेमाल करके शरीर उसको काम में लेगा, और आपका जमा हुआ फैट जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे आपके शरीर का जो वजन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। यही मैकेनिज्म है स्लिम पाउडर का। साथ ही साथ आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी डाइट का पालन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं इसके साथ में। अब हरिद्रा ड्रॉप्स के बारे में समझते हैं। हरिद्रा ड्रॉप्स भी एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। इसको कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर अपने नोट पैड के ऊपर, अपने जो प्रिस्क्रिप्शन पैड के ऊपर लिख करके लोगों को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, आप देखेंगे कि हल्दी का जो बायोफ्लेवोनॉइड होता है, जिसको कुरकुमिन या कुरकुमिनॉइड्स कहते हैं, उसको एक कोल्ड एक डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं। एक घी के मतलब जो घी होता है, घी के साथ इसको बड़े धीमी आंच में इसको ये किया जाता है, और इसकी जो भाप निकलती है उस भाप को डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू इसको स्टोर कर लिया जाता है, इसके लिक्विड को स्टोर कर लिया जाता है। और ये हल्दी का अर्क है। जैसे किसी भी चीज का अर्क होता है वैसे ये हल्दी का अर्क है। और ये जब शरीर के अंदर जाता है तो क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको याद होगा, आपको ध्यान ध्यान दीजिए कि जब भी कोई बीमार होता है तो उसको लिक्विड फॉर्म में चीजें दी जाती है, दलिया दिया जाता है, खिचड़ी दी जाती है, वगैरह वगैरह। उसको लिक्विड फॉर्म में डाइट दिया जाता है ताकि उसका शरीर आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। अगर हल्दी को भी अर्क के रूप में, अगर आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन के तौर पे अगर उसको दिया जाए तो हल्दी के जो नॉर्मल बेनिफिट्स होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। जैसे कि हल्दी, आप देखेंगे अगर किसी को चोट लग जाए तो हल्दी वाला दूध दिया जाता है ताकि वहां पर सूजन कम हो। अगर किसी को चोट लग जाए तो हल्दी चूना लगाया जाता है ताकि वहां पर सूजन कम हो। शरीर के अंदर किसी भी तरह का बैक्टीरिया या किसी भी तरह का वायरस, किसी भी तरह की माइक्रो बॉडीज जिसमें अलग अलग चीजें मौजूद है, अगर किसी को बुखार आता है तो भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग चीज के साथ हल्दी इस्तेमाल होकर हमारे शरीर को अलग अलग तरह के बेनिफिट्स देने में कारगर है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में, शरीर के अंदर एक शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में, शरीर के अंदर एंटी माइक्रोबियल एंटी प्रॉपर्टीज को बढ़ाने में, शरीर के अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज को प्रमोट करने के लिए हरिद्रा का बहुत अच्छा रोल है। अगर किसी को भी स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो नेचुरल स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं हमारे, उसके ऊपर भी हरिद्रा को पंच करके स्किन पे लगा सकते हैं। लेकिन अमूमन अगर आप इसको देखें, इसको पानी में मिक्स करके अगर आप इसको पीते हैं तो इससे आपके शरीर के अंदर होने वाले किसी भी तरह के विकार को बचाया जा सकता है, आपके लिवर फंक्शन को बेहतर किया जा सकता है, आपके शरीर के अंदर अगर कोई भी इंफेक्शन पनप रहा है तो उसको रोका जा सकता है। अगर आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह की आंतरिक सूजन है, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मेरा लिवर बढ़ गया है, मेरा किडनी बढ़ गया है, या मेरा स्प्लेन बढ़ गया है, मेरा पैनक्रियास सूज गया है। तो ये जो आंतरिक सूजन है, उस सूजन को दूर करने के लिए आप किसी भी तरह का मुंह के अंदर मतलब कोई हाथ घुसा के उसमें दवा नहीं लगा सकते। लेकिन हरिद्रा का अगर आप सेवन करते हैं पानी के अंदर मिक्स करके, अगर किसी को समस्या है तो 300 ml पानी में 1 बूंद, अगर किसी को समस्या नहीं है तो 500 ml पानी में 1 बूंद, दिन में 2 बूंद से ज्यादा अगर इसको ना ले तो बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ कुछ और चीजें भी बताना चाहूंगा कि अगर हरिद्रा का आप सेवन कर रहे हैं तो आप क्या क्या चीजों का ध्यान आप रखें और क्या क्या चीजें आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपको हरिद्रा एम्प्टी स्टमक लेना है, 2 बूंद अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग अगर आप 2 बूंद ले लेते हैं तो काफी है आपके लिए। आप 300 से 500 ml में 2 बूंद ले सकते हैं। और आप हमेशा याद रखें कि क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, इस वजह से किसी भी सूरत में इसको ज्यादा नहीं लेना चाहिए, किसी भी सूरत में इसका ओवरडोज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको असुविधा भी हो सकती है। इस वजह से आप कभी भी कोशिश करिए कि कम देने का, आप ज्यादा मत दीजिए। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई ज्यादा समस्या है तो आप शुरू में 1 बूंद दीजिए और धीरे धीरे बढ़ा करके 2 बूंद, आप उनको धीरे धीरे बढ़ा करके 2 बूंद कीजिए, एक साथ 2 बूंद मत करिए। आप निद्रा की बात करें तो निद्रा का क्या मैकेनिज्म है इसको समझते हैं। आपका शरीर जब रिलैक्स होता है, माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स होता है, तब आपको नींद आती है। अगर आपका माइंड रिलैक्स ना रहे तो भी नींद नहीं आएगी, और बॉडी रिलैक्स ना रहे, माइंड रिलैक्स रहे तो भी नींद नहीं आएगी। मतलब कोई भी एक चीज, माइंड और बॉडी में से कोई भी एक चीज रिलैक्स रहे और दूसरी ना रहे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो ये रिलैक्स होने के लिए आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपका जो पिछले पीछे का जो मतलब एक नर्वस सिस्टम होता है आपके पीछे, तो वो शांत रहना बहुत जरूरी है, वो रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। और ये जो हमारे निद्रा के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे जटामंसी हो, अश्वगंधा हो, या ज्योतिषमती हो, तुलसी हो, ब्रह्मी हो, शंखपुष्पी हो, वचा हो,
सर्पगंधा हो, सर्पगंधा भी एक बहुत ही लाजवाब आयुर्वेदिक औषधि है। मैंगोस्टीन है, मिंट है, ये सारी चीजें क्या करती है, आपके माइंड को रिलैक्स करने में मदद करती है। जब आपकी माइंड और बॉडी एक साथ रिलैक्स होती है तो आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ जाती है, नींद की ड्यूरेशन बेहतर हो जाती है। और आपको अच्छी नींद होने से का मतलब है कि आपका स्वास्थ्य और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छी ना हो तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका प्रजनन तंत्र, आपका पूरा का पूरा हार्मोनल का सिस्टम बिल्कुल रेड अलर्ट पे रहता है। तो ये आपको नींद जब अच्छी आती है तो आपको तरह तरह की, आपके शरीर का जो रिपेयर सिस्टम है वो बेहतर तरीके से काम करना शुरू करता है। आपका हार्मोनल सिस्टम के अंदर जो है वो संतुलन बरकरार रहना शुरू होता है, स्ट्रेस आपका कम होता है, माइंड काम रहता है, और आपकी और भी बहुत सारी जितने भी शरीर के जो अंग प्रत्यंग है वो बेसिकली बहुत सही तरीके से काम करते हैं। अब आपको कुछ कुछ चीजें जाननी जाननी चाहिए इसके बारे में, ये मैं आपको बताता हूँ। आप निद्रा जो है वो दिन में 2 बार दे सकते हैं, जिसको कोई समस्या नहीं है। अगर किसी को कोई समस्या है नींद से रिलेटेड तो दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह खाना खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद, और दोपहर में खाना खाने के बाद, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद इसको लिया जा सकता है। अच्छा, निद्रा इम्यूजेंट के साथ कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि इम्यूजेंट आपको हाइपर एक्टिव कर देता है और निद्रा जो है वो आपको रिलैक्स करने की मुद्रा में लेकर जाता है। तो आप इम्यूजेंट और निद्रा को कभी भी एक साथ मत लीजिएगा। खास करके जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, जो घबराहट जिनको ज्यादा होती है, एंग्जाइटी या बेचैनी जिनको ज्यादा होती है, वो इम्यूजेंट और निद्रा को दोनों को एक साथ कभी भी ना लें। और नॉर्मल लोग भी इम्यूजेंट और निद्रा को एक साथ कभी भी ना लें। उसको अलग अलग टाइम पे ले, कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप रखें एक और दोनों के बीच में। इसके अलावा हाइपरटेंशन टेंशन के जो पेशेंट्स हैं वो नोवा के साथ भी निद्रा को ना लें। नोवा के साथ भी निद्रा को नहीं ले सकते, निद्रा को अलग से ले। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को आप सुझाव लेकर ही देंगे तो बेहतर रहेगा। और कोई ऐसा पेशेंट है जिसको नींद नहीं आती है तो वो निद्रा को 2 कैप्सूल दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। कि इंसोमनिया है, रात को नींद नहीं आती है, मतलब जिसको रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता, उसको प्यार बोलते हैं। तो अगर आपको प्यार हो गया है तो आप निद्रा खाने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। खैर, ये तो मजाक की बात हो गई। आप अगर निद्रा का सेवन करते हैं, अगर आपको रात को नींद नहीं आती सही तरीके से, तो आप दिन में 2 और सुबह 2 और रात को 2 ले सकते हैं खाना खाने के बाद। तो ये तो थी कुछ नए प्रोडक्ट्स की जानकारी। अब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो हमारे पास